नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आज देख सकते हैं बिल्कुल पीछे हमारे बड़ी सी प्रतिमा लगी है जो किसी आइडेंटिफिकेशन की मोहताज नहीं है। ये प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की है। आज इस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में हमारे साथ NSUI के JNU के अध्यक्ष प्रशांत जी हैं। आज इनसे हम बात करेंगे इस कोरोना काल को लेकर और जो सोशल मीडिया पर जिस तरह की बहुत सारी उठापटक चल रही है इस पे, और कोविड को लेके कि किस तरह से JNU के छात्रों के लिए ये सरकार क्या कर रही, क्योंकि JNU बहुत बड़ा संस्थान है और JNU के लेके आपने देखा होगा कि हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ हिंदुस्तान और देश और दुनिया में बातें चलती रहती हैं। प्रशांत जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। प्रशांत जी, आपको क्या लगता है कि कोविड काल चल रहा है, इलेक्शन भी लगभग पिछले साल से नहीं हुए हैं, तो बाकी तो आप देख रहे हैं कि भारत में इलेक्शन हो ही रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं जी। JNU में इलेक्शन क्यों नहीं सर? इसमें मैं मानता हूँ कि देखिए, जब आप हर जगह चुनाव करा सकते हैं जी, तो आप बाकी जगह भी करा सकते हैं, राइट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये देखना होगा कि JNU एडमिनिस्ट्रेशन कितने पैथेटिकली स्टूडेंट के प्रति बात करता रहा हमेशा से। राइट, आपने रैंडमली लॉकडाउन लगाया हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बाद से वाइस चांसलर ने भी तुरंत ऑर्डर निकाल दिए कि आप सभी को घर जाना है। रैंडमली सब लोगों को घर जाना पड़ा और उसके बाद से वो अपना सामान भी नहीं ले जा पाए हैं और उनको करीबन एक लंबे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, वो अपने घर पर ही हैं। जी, अब आप उनकी अगर समस्याएं हैं पहले हम उन पर बात कर लें। सबसे बड़ी समस्या है कि आप ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। आपने एजुकेशन को सिर्फ सिलेबस खत्म करने तक ही सीमित कर लिया है। एजुकेशन अब लर्निंग का एक प्रोसेस नहीं रह गया है। मतलब आप चाहते हैं कि आपका टीचर आए, ऑनलाइन क्लास ले, वो सिलेबस खत्म करे और आप समझते हैं उसको डिग्री दें और आप उसे हटा दें। क्या JNU इसीलिए जाना जाता है? नहीं, JNU में हमेशा से हमने डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट की बातें की हैं कि आप जब तक लर्निंग नहीं लाएंगे तो आप कैसे किसी चीज़ को हटाएंगे। तो वो लर्निंग प्रोसेस होती है। हमने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस नहीं किया। और JNU का यहाँ का एग्जाम पैटर्न भी बहुत अलग है। हम असाइनमेंट्स देते हैं, हम डिबेट करते हैं, हम प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद हमारा फील्ड ट्रिप होता है, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। तो आपने JNU की एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ कुछ आंसर स्क्रिप्ट तक सीमित कर दिया है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा JNU जो है वो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। बिल्कुल, सबका रिसर्च रुका हुआ है, लाइब्रेरी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपके पास जो उनका एक्सेसिबिलिटी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आप क्योंकि सब लोग यहाँ पे, आपको पता है कि पूरा कैंपस, यहाँ पे हॉस्टल सारे लोग यहीं रहते हैं, तो उनका रीडिंग मटेरियल उनके रूम पे है जो कि वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक अलग समस्या है। भले UGC बार बार 6 महीने का एक्सटेंशन दे रहा है, पर 6 महीने से एक्सटेंशन से क्या वो जो कंटिन्यूटी थी उसको आप बरकरार कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमेशा हम चुनाव के लिए 18+ की उम्र देखते हैं, और JNU जब मैक्सिमम रिसर्च स्कॉलर्स और मास्टर्स के लिए है तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो 18+ की एज वाले ही है, डेफिनेटली कह सकते हैं। तो जब आप बाहर इलेक्शन करा सकते हैं तो यहाँ पे भी होना चाहिए। उसके लिए हमने बहुत बार इनको प्रपोज किया एडमिनिस्ट्रेशन को कि आखिर क्या आप ले सकते हैं। हमने कैंपस वापस खुलवाने के लिए भी उनसे कहा कि आप कैसे खुलवा सकते हैं। हमारी पार्टी से हमेशा से ये कहा गया है कि वैक्सीनेशन ही प्राइम सोल्यूशन है। तो जब आप यहाँ पे ला रहे हैं कैंपस में, क्या आप 10,000 स्टूडेंट JNU के जो है उनके लिए अलग से वैक्सीनेशन कैंप नहीं लगा सकते? सिर्फ 10,000। एक तरफ आप 120 करोड़ जनता के लिए पूरी बात कर रहे हैं और यहाँ पे आप 10,000 बच्चों को आप सही से मैनेज नहीं कर सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो शर्म की बात है ही, बाकी वो 56 इंच के नरेंद्र मोदी के लिए शर्म की बात है जो हर जगह 120 करोड़ का डंका लगाता है, लेकिन यहाँ के 10,000 बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, जो अगर आपका सवाल था कि यहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए सबसे पहला जो प्रोसेस होना चाहिए। मेरा एक काउंटर सवाल है, क्या वो सिर्फ इसलिए JNU के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था नहीं कर रहे क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है? बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा ही हुआ है कि जिस तरह से एक पूरा सिस्टम चेंज करने की बात की। जैसे मैं आपको बताऊं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी हमेशा से सबसे बेहतरीन रही है। सबसे पहला काम क्या किया गया? लाइब्रेरी का फंड कट किया गया। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बहाने बनाए, लेकिन बहुत सारा फंड कट किया गया जिसमें आपके रिसर्च के जितने जर्नल्स होते हैं वो हटा दिए गए, मैगजीन्स हटा दी गई, किताबों के नंबर्स कम कर दिए गए, उसको E-बुक्स तक सिर्फ उन्होंने काम करना शुरू किया। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो ये हमें पता चल रहा है कि कैसे एक पूरे जो एजुकेशन सिस्टम था, जो एक प्रोग्रेसिव समाज की भी हम बात करते थे, एक साइंटिफिक टेम्पर की बात करते थे, इस तरह से सिलेबस को कैसे कम किया जा रहा है। बाकी आप सामने देख रहे हैं कि विवेकानंद जी की मूर्ति लगाई गई है। बिल्कुल, हमारा मानना था कि अगर आप विवेकानंद जी को मानते हैं, हम लोग भी बहुत मानते हैं विवेकानंद जी, भारत के एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को उन्होंने फॉलो किया, वेदांत को फॉलो करते हुए न्यू वेदांतिक स्टैब्लिश किया। आप उनके नाम पे एक बहुत बड़ा रीडिंग हॉल क्यों नहीं खोलते हैं? बिल्कुल, आप उनके नाम पे बहुत सारी किताबें क्यों नहीं रख सकते हैं? आप उनके नाम पे कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं करवाते हैं? मूर्ति लगाने से क्या होगा? हमेशा से ये सवाल उठना चाहिए कि मूर्ति लगाने से क्या होगा? क्या स्टूडेंट्स उसको वो देख के पढ़ना शुरू कर देंगे?
वहाँ पे अभी हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। आप सोच लीजिए, है विवेकानंद की मूर्ति लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ाता है। तो इस तरह की गतिविधियों को कैसे रोकें? तो अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, हनुमान चालीसा अगर होती तो उससे कोई दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान चालीसा दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सपोज करिए विवेकानंद की मूर्ति है वहाँ पे और वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ाइए। आप मेरा कहने का मतलब है कि आप रेलेवेंस से देखिए, रेलेवेंस की हम बात कर रहे हैं। हनुमान चालीसा की पाठ करना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हनुमान चालीसा पाठ करना चाहते हैं, आप अपने रूम पे कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हनुमान जी का दिवस आता है, हाँ, आप वो दिखावा मनवा मंगल आता है, वो होता है। बेसिकली ये एक टैक्टिक्स अपनाई जा रही है कैंपस के अंदर कि किस तरह से एक साइंटिफिक टेम्पर, एक सेक्युलर कैंपस, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हमेशा से हम पढ़ने लिखने का इन्वायरमेंट बनाते हैं, उसको कैसे रिलीजियस गतिविधियों से हम डॉगमेटिक वर्ल्ड पे देखते हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा कि भारत देश के जितने भी स्टूडेंट्स वो डॉगमेटिक हो जाएं, सोचने समझने की क्षमता का बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम चाहेंगे कि वो विज्ञान की तरफ जाए। बाबा रामदेव की तरह नहीं बने, जो ये कहते हैं कि 1000 डॉक्टर जब अपने आप को नहीं बचा पाए तो बाकी क्या बचाएंगे। उनकी कोरोनल लेकिन बचा सकती है, क्या उनके पास कोई डाटा है? तो इस तरह का जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पे इरेशनल गतिविधियों को ज्यादा मौका दिया जा रहा है रादर देन रेशनल गतिविधियों को, उससे हमारा संबंध होना चाहिए। जैसा कि आप सर NSUI के प्रेसिडेंट भी हैं JNU के, कांग्रेस की तरफ से सर आप लोग क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी यहाँ की वैक्सीनेशन के लिए सरकार से कोई बातचीत कर रही है या अपनी तरफ से कोई कुछ? देखिए, दो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। पहली बात, राहुल गांधी, वैसे तो जिम्मेदारी सरकार की बनती क्योंकि सरकारी संस्थान है। नहीं, देखिए मैं मानता हूँ कि सरकार इतनी नाकाम है कि जिम्मेदारी और सवाल जो मीडिया है वो विपक्ष से पूछिए। इसलिए आप समझिए कि विपक्ष का कितना इंपॉर्टेंस है। मतलब जितने भी मीडिया के पर्सन हैं, जितने भी सेंसिबल लोग हैं और जितने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन समझते हैं, वो भी समझ रहे हैं कि सरकार, मोदी सरकार नाकाम सरकार है और वो इसलिए अपनी आशा विपक्ष की तरफ देख रही है। ये कांग्रेस के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। जब शुरुआती फरवरी में राहुल गांधी जी ने कहा कि कोरोना एक सुनामी की तरह आ सकती है और बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है देश को, देश के लोगों को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश के एनवायरनमेंट को, तब मोदी जी लिट्टी खा रहे थे। इस पे मोदी जी ने पता क्या बोला आपको? मोदी जी ने बोला था कि राहुल गांधी जी के संबंध चाइना से। अब आप ये मेरे वक्तव्य नहीं है, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेज फ्लोट कर रहे हैं कि उन्होंने सीधा बोला कि राहुल गांधी जी को कैसे पता कि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना आने वाला है और इतना तेजी से आने वाला है। हाँ, अब देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देंगे। 2014 से पहले भारत में पूरा 400 साल का इतिहास देखिएगा, जितने भी लोग रहे, मतलब पूरा आप देखिए, हमेशा आपको एक पढ़ा लिखा लीडर मिलेगा, पर जब आप चाय वाले को या एक ऐसे इंसान को बनाए जो इरेशनल बातें करेगा ना, वो इस तरह से समस्याओं को बाईपास करेगा, समस्याओं को सॉल्व नहीं करेगा। जब भारत में पल्स पोलियो, हेपेटाइटिस बी, इन सब के लिए आया तो कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि देखिए विपक्ष वालों का संबंध उनसे है। जब अफ्रीकन फ्लू आया तो हमने ये नहीं कहा कि उनका संबंध अफ्रीका से है, हमने क्या कहा, हम उसके लिए वैक्सीन डेवलप करेंगे, हम उनके लिए समझ करेंगे। बेसिकली कांग्रेस की हमेशा से नीति ये रही है, पहला ट्रुथ, सच की तरफ जाना है, दूसरा कि कोई प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कैसे करें, ना कि प्रॉब्लम को हम बाईपास करें। मोदी सरकार हमेशा से प्रॉब्लम को बाईपास करती आई है। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी बात है कि जब कांग्रेस ने इस बात को ऑलरेडी बता दिया है गवर्नमेंट को, और उनको बार बार लेटर लिखे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने लेटर लिख के बताया कि आपको कैसे काम करना चाहिए, किस तरह से आप इससे निपट सकते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको लेटर भेजा, राहुल गांधी जी लेटर भेज रहे हैं, देश में जहां कहीं पे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो लेटर्स भेज रहे हैं कि आपकी तरफ से हमें वैक्सीन नहीं जा रही है, जीएसटी का जो उनका हिस्सा होता है वो नहीं दिया जा रहा है। तो जहां पे विपक्ष, यानी विपक्ष, अगर उनको जीएसटी का हिस्सा मिल जाएगा तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ेगी सरकार? तो ये बात आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से जब यूपी इलेक्शन से पहले डिमोनेटाइजेशन ला के जितना भी फंड होता है उसको कैसे बाईपास करके, मतलब वो नहीं चाहती कि कोई चुनाव लड़ने की हालत में भी हो, यानी जिस तरह से आपको क्या लगता है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, डीमोनेटाइजेशन आपको क्या लगता है कि देश को सुधारने के लिए किया गया है या कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए किया गया है? ना ही देश को सुधारने के लिए किया गया है, ना ही कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए गया। देश की जो आम जनता है उसकी जेब काटने के लिए किया गया है। आपने क्या किया, आपका जितना भी पैसा था वो देखिए खराब हो गया। आपके पास पहले क्या कहा गया डिमोनेटाइजेशन में, सबसे पहले यही कहा गया ना कि 4000 रुपए छोड़कर आपको सारा बैंक में पैसा देना पड़ेगा। बैंक का पैसा किसको दिया जाता है, अमीर लोगों को दिया जाता है। फिर अमीर लोग क्या करते हैं, लंदन भाग जाते हैं, और मोदी सरकार इतनी नाकाम है कि उनको यहाँ ला भी नहीं पाती है। काला धन का बार बार नाम लेके काला धन इतना इन्होंने डेवलप करके बाहर पहुंचा दिया है कि आज जो बाबा रामदेव 30 रुपए पेट्रोल देने की बात करते हैं, हम 100 रुपए तक का पहुंचे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा डेप्ट 83-87% पहुंचा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 45% की हम बेरोजगारी झेल रहे हैं। पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि जितनी भी, मतलब अगर हम एक आंकड़े के हिसाब से देखें तो जब मैंने चुनाव लड़ा था उस साल 56
99,000 करोड़ का लिया था और अभी 99,000 करोड़ रुपए आरबीआई से लिया। आपने कभी पहले सुना कि मोदी कांग्रेस सरकार ने इतना पैसा आरबीआई से लिया है? नहीं, उसके लिए इवन आरबीआई के गवर्नर को तक को चेंज करना पड़ा, उन्होंने तक छोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो पूरी तरह से एक नाकाम पॉलिसीज के तहत देश को चलाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें देखिए मैं आपको बता दूं एक सीधे शब्दों में, भावना। हम भारतीय लोग भावनात्मक इंसान जी, और भावनात्मक इंसान में जब कोई भी हमारी भावनाओं के साथ खेल करता है ना, वो सबसे बड़ा गुनहगार है। मोदी जी ने क्या किया? सबसे पहले भारत माता का भावना का इस्तेमाल किया और कितने शहीद मारे गए। मोदी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। इसके बाद दूसरी भावना किसकी इस्तेमाल की गई? गंगा माता की। और इस बार सबसे ज्यादा मौत जिसने देखी है तो वो गंगा माता देखी है। तो आप ये समझ लीजिए कि मोदी सरकार ने सिर्फ भावनाओं के साथ खेला है और जिसका भुगतान मोदी सरकार नहीं कर रही है, जिसका भुगतान देश की जनता कर रही है। और ये बात हमको समझने की होता है। आपका सवाल जो था वो ये था कि कांग्रेस सरकार क्या कर रही है, तो मैं आपको बताऊं कि शुरुआत से ही कांग्रेस सरकार इस चीज को ले रही है। कांग्रेस गवर्न जितने भी स्टेट्स अगर आप वहां पे देखेंगे सबसे अच्छी व्यवस्था की गई, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो पंजाब हो। इवन छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो हर बार एक नया कदम देखने को मिलता है, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे किसी भी इंडोर स्टेडियम को एक कोविड सेंटर बदलने की बात हो, या फिर जितने भी लोग कोविड की वजह से मर रहे हैं उनको, घर के जितने बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, गर्ल है तो उसकी मैरिज की बात हो, जॉब चली गई तो उसको जॉब देने की बात हो। ये सरकार कौन कर रही है? ये छत्तीसगढ़ का सरकार कर रही है। और ये किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस सरकार हमेशा से प्रो पीपल रही है, और प्रो पीपल की बात है आम जनता जो आज 100 रुपए नहीं कमा सकती है, उस जनता के साथ कांग्रेस सरकार खड़ी रही है। अभी कर्नाटका कांग्रेस ने साफ साफ कहा कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की, जहां पे बीजेपी सरकार है, अगर वो वैक्सीनेशन लगाने में असमर्थ है तो कांग्रेस वहां पे हर एक व्यक्ति को अपने तरफ से वैक्सीनेशन लगाएगी। तो जब हम सरकार में नहीं है तब हम इतना कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम सरकार में होंगे तो इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए हम पहले से कितना प्रिपेयर हैं।